अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, पूरी दुनिया में इस वक्त बहस अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग को लेकर ही हो रही है। जिस वक्त इब्तिदा हुई और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले किए गए तो आपसे मैंने सवाल किया था कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। मुख्तलिफ मौके पर आपने मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस की, वो प्रेडिक्शंस क्या थी? सबसे पहले प्रोग्राम का हिस्सा उन्हें बनाएंगे। ख्याल है ज्यादा लंबी जंग नहीं चलेगी, हफ्ता 2 हफ्ते, फिर पॉज होगा नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए, सियासी इनिशिएटिव्स के लिए। ये नॉर्मल ऐसे ही होता है। ऐसे तो नहीं है ना कि आप एक जंग करके कंट्री को कॉन्कर कर लेते हैं, वो तो पुराने जमाने की बातें हैं, तो कोई ऑक्यूपेशन तो होनी नहीं है। सो देन देयर स्पेस फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये अगले 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर अंदर फिर सेटलमेंट हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि फिर एक राउंड और लगेगा ऑफ अटैक फ्रॉम द अदर साइड, कि जी ये पौधा के ऊपर भी थोड़ी बहुत डैमेज किया जाए, ताकि ये ना हो कि डील हो जाए और ये इसको डैमेज ना किया जाए। उनकी शायद कोशिश इसराइल और अमेरिकनों की ये होगी कि डील से पहले जितना डैमेज कर सकते हो कर लो, बाद में डील कर लेंगे। अच्छा, न्यूक्लियर प्रोग्राम ये खत्म नहीं कर सकते। अगर ये B-2 बॉम्बर्स भी आ जाते हैं तो उनको कम से कम दे विल हैव टू हिट फॉर्डा फ्रॉम द अदर न्यूक्लियर साइट्स डायरेक्टली। और ये इतना आसान काम नहीं है, और एक दफा नहीं, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा उन पहाड़ों जहाँ के नीचे है ये सारा कुछ। तो इसलिए दैट्स नॉट इजी। और अगर छोटा मोटा डैमेज भी होता है तो वो रीबिल्ड हो सकता है। कि इवन विद अमेरिकन इंटरवेंशन ईरान को डिफीट नहीं किया जा सकता। ईरान ने 8 साल लड़ाई की है, यहाँ भी उसका ज्यादा पावर है टू कीप ऑन फाइटिंग। और ना अमेरिका का स्टमक है फॉर इट, नॉर इजराइल। इजराइल तो विद इन 2 months उनको बड़ा सख्त तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। दे विल रन आउट ऑफ एम्यूनिशन, दे विल रन आउट, उनकी तो लोग भागने शुरू हो गए वहां। मैंने कहा आपसे कि ईरान बहुत कुछ कर सकता है। अगर अमेरिकन बेसिस को उन्होंने अटैक किया है, दिखावे के लिए कुछ छोटा मोटा कर दिया, तो मेरा ख्याल है दैट विल बी ओके, कि भी हमने किया भी है और नहीं भी किया, लेट्स टॉक नाउ। मैं समझता हूँ कि बड़ा लिमिटेड ये अटैक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद आई थिंक सीज फायर may be arranged। अच्छा, 13 जून, 20 जून और 21 जून के करीब आपने ये पेशगोइयाँ की हैं। आपने बताया कितने राउंड्स होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। वही कुछ कमोबेश थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, यानी आपने बताया था कि बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। फिर आपने रूट के बारे में भी बात की थी, कुछ वैसा ही हुआ और उसके बाद अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया। यानी ये दूसरा सीज़ फायर है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आया। लेकिन इसमें जो चंबे की बात है वो ये कि हर कोई कामयाबी का दावा कर रहा है। एक अमेरिकी अखबार ने लिखा था कि ईरानी सुप्रीम लीडर गायब हैं। वो भी मंजर आम पर आ गए, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिली, हम फतेहयाब हुए हैं। दूसरी तरफ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2 बड़े खतरात का खात्मा कर दिया, मिसाइल प्रोग्राम तबाह कर दिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस जंग का अंजाम वैसे किया है जैसे जापान पर अटैक करने के बाद जंग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। तो सेठी साहब, आपसे अब ये तो जानना है कि जंग असल में किसने जीती और तीनों दावे क्यों कर रहे हैं, अगर कोई एक है जीतने वाला, सिकंदर। और दूसरा ये कि कब तक आपको इम्कान लगता है बातचीत के आगाज का ईरान और अमेरिका के दरमियान? देखिए, हार और जीत तो तोला जाता है अपने मकासद पे। इजराइल का क्या मकसद था, क्यों उन्होंने ये सब कुछ किया, और अमेरिका का क्या मकसद था इजराइल की हमायत करने को, क्या वो कामयाब रहे या नहीं, और ईरान का मकसद क्या था कि अपना दिफा करना है और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचा के रखना है और रेजीम चेंज नहीं होने देना। तो अब आप देखिए कि अमेरिका के बेशतर एनालिस्ट जो हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, वो कह रहे हैं कि इजराइल का 3 मकसद थे। एक ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। दूसरा ये था कि रेजीम चेंज के बीज बो दिए जाए या उसको स्पीड अप कर दिया जाए, ताकि वहाँ एक प्रो अमेरिकन रेजीम आ जाए जिसकी बेसिस के लिए वो रजा शाह के बेटे कार्य कर रहे थे। और तीसरा ये कि ईरान को और इस्लामिक रेजीम जो है इसको हैंड्स अप करा दिया जाए और इसको डिसआर्म कर दिया जाए, इसके हथियार। अब तीनों मकसद पूरे नहीं हुए। सो पहली बात तो यह है कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनके जो रिएक्टर्स हैं, उनके जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है, वो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। और मैं नहीं ये कह रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कहे, कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और इंडिपेंडेंट ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंड यूरोपियन एनालिस्ट्स
सब यही कह रहे हैं। नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, मगर उन्होंने अपने आप को बचा लिया है, अपने प्रोग्राम को। और यहां तक ये बातें भी आ रही हैं कि अमेरिका ने अपनी अटैक से 2 दिन कबल ईरान को इतला कर दी थी कि अब डेफिनेटली हम फोर्डो और इस्फहान के जो रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे विद B-2 बॉम्बर्स। और उनके B-2 बॉम्बर्स चल पड़े थे अमेरिका से, तो क्लियर था कि ये होगा। और उसके बाद कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी आई है, इमेजेस भी निकले हैं कि उससे पहले जो सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह थी और बहुत सा न्यूक्लियर आइटम्स थे, उनको ईरान ने वहां से रिमूव कर लिया। और वो ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, वो आप सैटेलाइट इमेजेस भी देख रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अगर वो भी इमेजेस हैं या सही नहीं, तो सारे हैं कि एंट्रेंसेस जो हैं फोर्डो से लोग नीचे जाते हैं, वहां थोड़ा बहुत ये बंकर बस्टर्स बॉम्ब जो हैं उसका नुकसान हुआ हो। मगर क्योंकि वो 300 फुट कंक्रीट पहाड़ के नीचे है, तो वहां उनकी इंडिपेंडेंट एनर्जी सप्लाईज भी हैं, तो उनको नहीं नुकसान पहुंचा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना जो फिशाइल मटेरियल है या तो निकाल लिया था वहां से पहले, और या वो सेफ है अभी भी, उसको नुकसान नहीं पहुंचा। और अगर इस फैसिलिटी को फिर से रीएक्टिवेट करना हो तो वो 3 से 6 माह के अंदर अंदर ठीक ठाक करके वो फिर से शुरू हो सकती है। तो इसलिए ये कहना कि जी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको हमने बिल्कुल तबाह कर दिया, दैट्स नॉट करेक्ट। तो ये मकसद तो पूरा नहीं हुआ। दूसरा मकसद ये रेजीम चेंज का, वो तो नजर आ रहा है, रेजीम बैठी हुई है। और न सिर्फ बैठी नहीं, उन्होंने अपने सक्सेशन के लिए भी खamenei साहब ने, अयतुल्ला साहब ने तैयारी कर ली है कि अगर उनको कुछ हो जाता है, बिकॉज ही इज 86 ईयर्स ओल्ड, उनको कुछ हो जाता है तो एक सक्सेशन में उन्होंने अपने 3 सक्सेसर्स नॉमिनेट कर दिए, उनमें से एक हो जाएगा। और तीसरी चीज ये कि उनका ये ख्याल था कि बाय असैसिनेटिंग द टॉप कमांड ऑफ द मिलिट्री, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। अब बात यह है कि उनकी 2 मिलिट्री कैपेबिलिटीज है ना, एक है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है और एक उनकी नॉर्मल स्टैंडिंग आर्मी है। स्टैंडिंग आर्मी को तो कुछ नहीं किया उन्होंने, वो तो बाहर निकली नहीं और नहीं आई, तो वो तो सेफ है। मगर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और उनके जो करते धरते हैं, उनको जाहिर है एलिमिनेट कर दिया है और साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। मगर ये चीजें ऐसी होती हैं, साइंटिस्ट को तो रिप्लेस करना मुश्किल होता है, बट अफसरों को तो रिप्लेस करना नीचे से ऊपर आ जाते हैं, कोई दैट्स नॉट अ बिग बिग इशू। तो मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज इजराइल के जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, अगर ये मकसद था। इसके अलावा अगर कोई और मकसद है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा। और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर भी मैं कुछ बता सकता हूँ आपको। जो कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं, कि लॉन्ग टर्म कंस्पिरेसी थेरीज क्या हैं, व्हाट नॉट, कि क्या ये इजराइल को भी पता था कि वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे, उनको भी पता था कि रेजीम चेंज नहीं होगी, तो उनका कोई और भी लॉन्ग टर्म भी मकसद था ये काम करने का। अब वो लॉन्ग टर्म मकसद क्या था, उधर भी आ जाते हैं मुख्तसर से। वो ये आशा कि एक तो ये कि नेतन्याहू जो है ना, उसकी गवर्नमेंट गिर रही थी, उसने कुछ ना कुछ करना था अपने आप को संभालने के लिए। एंड दिस वाज वन ऑफ द वेज ऑफ प्रोलॉन्गिंग हिज गवर्नमेंट, कि एक जंग के दौरान फिर आपको पता ही है लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और वो जो इलेक्शन आ रही थी, उससे पहले इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, उसने अपने आप को बचा लिया। यहाँ तक कि उसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं जो अभी भी सुने जा रहे हैं और अदालतें घुमा रही हैं, फिरा रही हैं। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया है कि जी ये अदालतें जो है नेतन्याहू को तंग ना करें, बड़ा अच्छा आदमी है, मुहिब्बुल वतन है, मेरा दोस्त है, इसको ना करें। तो एक तो नेतन्याहू की अपनी हुकूमत, अपनी जात का भी इंटरेस्ट था कि मैं कुछ ऐसी चीज करूं जिसके साथ अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, लोग मेरे पीछे खड़े हो जाए। तो वो भी एक मकसद था। अगर वो मकसद था तो वो तो कायम, वो तो उसको कामयाबी हो गई है, क्योंकि वो सरवाइव कर गया। और अभी भी अनकरीब भी ही इज नॉट गोइंग टू बी आउटस्टेड। तो ये तो बचा लिया उसने अपने आप को। ठीक है। तो अब मगर बाकी जो मकसद थे वो तो पूरे नहीं हुए। और अमेरिका ने उनकी हेल्प की है, और अमेरिका को भी पता था कि ये उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान का नहीं खत्म कर सकते, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी उसने ईरान को आउट दे दिया। और सो मैं समझता हूँ कि अब ईरान का तो मकसद एक ही है कि रेजीम सरवाइव कर जाए।
रजीम चेंज ना हो। ये जब से ईरानियन रेवोल्यूशन हुई है, ईरान की रजीम, अयतुल्लाह की रजीम, ये इस्लामिक रजीम का एक ही ऑब्जेक्टिव था, सर्वाइवल। हम्म। और इसीलिए उन्होंने अपनी सर्वाइवल के लिए, जैसे कहते हैं ना, ऑफेंसिव डिफेंस रखा हुआ है। उन्हें पता था कि अमेरिका और वेस्ट पावर्स जो है इनको डिस्टेबलाइज करके इनको निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मोहरे यहाँ लगाने हैं, और अभी भी उनका यही मकसद है। तो इसलिए ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो हर किस्म की कॉम्प्रोमाइज करेगी, जो करनी पड़ी अगर मजबूरी के तहत, मगर वो उसकी सब सर्वाइवल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और वो सर्वाइव कर गई है। सो आई थिंक इरानियंस हैव सक्सीडेड इन सर्वाइविंग। नुकसान तो होना ही है इस किस्म की जंग के अंदर, जी। नुकसान हुआ भी है, हम्म। मगर क्या मकासद किसके पूरे हुए? मैं हम्म। समझता हूँ कि नेतन्याहू के जाती मकासद शायद पूरे हो गए हैं, मगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और वो जो बड़ा एक भवा बनाया हुआ था कि वो आ गया, बम बन गया, ये हो गया, वो पूरे पूरे कोई नहीं हुए। और ये कि जी किसी तरीके से रेजिम चेंज हो जाए वो भी नहीं हुआ, सरेंडर कर जाए वो भी नहीं हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि उसको नोबेल प्राइज मिल जाए। उसने हाथ पैर मारे इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया तो तस्लीम नहीं करता कि उसने कुछ किया है, मगर ये ईरान और इसराइल के दरमियान जो सीज फायर करवानी है और उसके बाद कोई सेटलमेंट करवानी है, अगर ये करवा लेता है डोनाल्ड ट्रंप, तो जाहिर है भी डोनाल्ड ट्रंप के नंबर लग जाएंगे। एंड ही कैन से कि इतनी बड़ी चीज थी, मैंने ये मसला हल कर दिया, लड़ाई झगड़े थे, मैंने पीस करवा दी, और राइट। उधर भी मैंने करवा दी। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप आधा मकसद पूरा हो गया उसका, क्योंकि उसने ठीक। लंबी जंग नहीं होने दी, और नेतन्याहू का भी हो गया और ईरानियन रेजिम का भी हो गया। नुकसान सबके थोड़े थोड़े हुए, इसराइल का भी काफी नुकसान हुआ है। वो कहते हैं कि नियरली $1 ट्रिलियन का नुकसान इसराइल का हो गया है। वो कहते हैं नियरली 500 बिलियन का नुकसान ईरान का हो गया है। जिनका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो लोग जो हथियार बनाते हैं, हथियार बेचते हैं, वो है अमेरिका के अंदर द अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री। सबसे बड़ा फायदा उनका हुआ है।